हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो अल्टरनेटिव करंट जो चैप्टर जो हमारा उसके एनसीईआरटी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। तो जो इस चैप्टर के अंदर हमने जो स्टडी किया, जो फॉर्मूले जो हमने स्टडी किए, एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मूले सारे आपके सामने लिखे हुए हैं, एक बार जस्ट थोड़े से टाइम के लिए हम इनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया वो हमने मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू के बारे में डिस्कस किया करंट और ईएमएफ के लिए। तो कंप्लीट साइकिल के लिए जो हमारे पास मीन और एवरेज वैल्यू जो होती है करंट एज वेल एज फॉर ईएमएफ, वो जीरो होती है। हाफ साइकिल के लिए हमें मीन और एवरेज वैल्यू देखने को मिलती है करंट और ईएमएफ के लिए। कितनी देखने को मिलती है? मीन और एवरेज वैल्यू फॉर करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू का, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका 0.637 टाइम देखने को मिलता है, या 63.7% देखने को मिलता है, या हम इसको बोल सकते हैं 2/π टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। सेम ऐसे जो आपको मीन और एवरेज वैल्यू जो देखने को मिलती है ईएमएफ या वोल्टेज की, वो 0.637 टाइम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, या 63.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, या 2/π टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इसके बाद हमने डिस्कस किया आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू। तो वो हमें कंप्लीट साइकिल के लिए देखने को मिलती है। तो वो हमारे पास कितनी आती है? इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या आरएमएस वैल्यू फॉर करंट 0.707 टाइम ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, या हम बोल सकते हैं 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, या इसी को हम बोल सकते हैं 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। सेम ऐसे आपके पास ईएमएफ के केस में हो जाता है। उसके बाद हमने जो डिस्कस जो किया वो अलग अलग से रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का जो सर्किट जो है वो हमने डिस्कस किया। एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। तो रजिस्टर के केस में हमारे पास क्या होता है? करंट एंड ईएमएफ बोथ आर इन द सेम फेज। वहाँ पर फेज डिफरेंस की वैल्यू आपके पास कितनी होती है? 0 डिग्री होती है। बट इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री। इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री एंगल आगे चलती है, और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री एंगल पीछे चलता है। यहाँ हम कहें करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल आगे चलता है। और सेम ऐसे हमने जो बात की वहाँ पर पावर जो हमें देखने को मिलती है वो हमें इन केस ऑफ रजिस्टर वो कितनी देखने को मिलती है? P इज इक्वल टू EV IV। रजिस्टर के केस में P इज इक्वल टू EV IV, या इसको आप बोल सकते हो E0 I0/2। यही आया था हमारे पास। इन केस ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर हमारे पास जो एवरेज पावर जो आती है कंप्लीट साइकिल के लिए वो कितनी आती है? 0 आती है। ओवरऑल जो इफेक्ट जो हमने स्टडी किया था एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट, उससे भी हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया था P इज इक्वल टू EV IV cos phi। इससे भी आप देख सकते हो इन केस ऑफ रजिस्टर phi 0 डिग्री, सॉरी phi इज 0 डिग्री, cos 0 1, तो आपके पास EV IV। इन केस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर phi 90 cos 90 0, तो पावर आपके पास 0 कंप्लीट साइकिल के लिए, ओवरऑल साइकिल के लिए। फिर ऐसे ही जो हमने नेक्स्ट जो आगे डिस्कस किया एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर, वो हमने एलसीआर सर्किट के अंदर टोटल इंपीडेंस की वैल्यू फाइंड आउट की, दैट इज इक्वल टू R² + XL - XC द होल स्क्वायर, इस सारे का अंडर द रूट। यहाँ पर आपके पास XL जो है वो ओमेगा L, दैट इज इक्वल टू 2π न्यू L, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। XC इज ओमेगा C, दैट इज इक्वल टू 1/2π, XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, दैट इज इक्वल टू 1/2π न्यू C। एक्सएल यहाँ पर इंडक्टर का रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। एक्सी यहाँ पर कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस हमारे पास होता है। और जेड हमारे पास टोटल इम्पीडेंस हो जाता है। फिर हमने जो डिस्कस जो किया वो हम वहाँ पर हमारे पास पावर फैक्टर जो आता है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi, दैट इज इक्वल टू R/Z, या हम कहें रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द अपरेंट पावर, एक्चुअल पावर टू द अपरेंट पावर, दैट इज इक्वल टू cos phi इज इक्वल टू R/Z। रेजोनेंस सेम ऐसे ही, इसके अंदर हमारे पास जो tan phi की जो वैल्यू होती है सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए XC - XL/R, या phi की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स XC - XL/R, ये इसके हेल्प से आप phi की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। फिर हमने डिस्कस किया एलसी ऑसिलेशंस के बारे में। एलसी ऑसिलेशंस के अंदर हमें जो फ्रीक्वेंसी जो देखने को मिलती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो देखने को मिलती है सर्किट की जिसके साथ ऑसिलेट करता है, वो कितनी होती है? 1/√of LC। L इज द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। नेचुरल फ्रीक्वेंसी की टर्म में बात करें तो 1/2π √of LC। ओके, और सेम ऐसे ही हमारे पास जो हमने बात की थी इन टर्म ऑफ रेजोनेंस फिनोमेना जो हमने डिस्कस किया था सीरीज एज वेल एज फॉर पैरेलल के लिए भी और सीरीज सर्किट के लिए भी। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है, जिसको हम नाम देते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√of LC। सेम फॉर्मूला नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2π √of LC।
फिर वहाँ पर जो एलसी ऑसिलेशंस के अंदर जो एनर्जी जो ऑसिलेट करती रहती है वो इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड इंडक्टर एनर्जी, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी के टर्म में वो ऑसिलेट करती रहती है। तो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो आपको कैपेसिटर के लिए देखने को मिलती है, कितनी देखने को मिलती है, Q2/2C, वेयर Q इज द चार्ज, टोटल चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर, C इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ½ C² या ½ QV। अगर वो सारी एनर्जी इंडक्टर के पास है तो ½ Li²। अदरवाइज इन जो टोटल जो आपके पास एनर्जी जो होती है एलसी ऑसिलेशंस में वो कितनी होती है, UE + UB। ओके, सेम ऐसे ही हमारे पास जो क्वालिटी फैक्टर जो देखने को मिलता है, जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बारे में बताता है, वो हमारे पास कितना होता है, ω/2 टाइम ऑफ डेल ओमेगा। ओमेगा यहाँ पर आपके पास क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, डेल ओमेगा क्या है, बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। या यही होता है आपके पास ω/R L/R, या आपके पास इंडक्टर का इंडक्टेंस, ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस, या 1/R √of L/C। तीनों में से जो भी फॉर्मूला आप यूज करना चाहो, जो भी न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग गिवन हो, वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया वहाँ पर आपके पास ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास क्या होता है, ES/EP = NS/NP। ES यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस EMF, मतलब आउटपुट EMF आप इसे बोल सकते हो, जो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो EMF देखने को मिलती है, दैट इज आउटपुट EMF। EP इनपुट EMF बोल सकते हो, इनपुट वोल्टेज बोल सकते हो, जो आपको प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस देखने को मिलती है। NS सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो वो NS है। NP प्राइमरी कॉइल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो NP है। IP ये आपके पास, या इन टर्म ऑफ करंट की फॉर्म में लिखना चाहो तो IP/IS = NS/NP, इसका रिवर्स होता है। तो यहाँ पर IP करंट इन प्राइमरी कॉइल और IS करंट इन सेकेंडरी कॉइल। एफिशिएंसी की टर्म में बात करें तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो होती है, दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। आउटपुट पावर क्या होती है, ES/IS। इनपुट पावर क्या होती है, EP/IP। अगर वहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, लोड रजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस R है, तो उस केस में आप ये भी यूज कर सकते हो, ES = ISR या IS = ES/R। तो ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस की थी, जो मेन चीज़ें जो आपको बता दें, जो फॉर्मूले हम यहाँ पर इसके अंदर यूज करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं NCERT प्रॉब्लम्स। देखिए, तो फर्स्ट प्रॉब्लम में वो आपको क्या कह रहा है, ए 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। कोई रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो है आपके पास 100 ओम, और वो कनेक्ट है 220 वोल्ट, वोल्टेज दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी AC सोर्स की, 50 हर्ट्ज। तो अब देखिए बात हो रही है AC सप्लाई की। तो AC सप्लाई में इसने ये नहीं कहा ये पीक वैल्यू है या मीन वैल्यू है, इट मीन्स ये सीधा आपके पास RMS वैल्यू है या इफेक्टिव वैल्यू है या वर्चुअल वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। पहले आपने बताना है कि RMS वैल्यू ऑफ करंट कितनी है सर्किट के अंदर, और फिर आपने बताना है व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल। कंप्लीट साइकिल के लिए नेट पावर कितनी कंज्यूम होगी ये आपने बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं RMS वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज इक्वल टू VRMS वैल्यू, RMS वैल्यू वोल्टेज डिवाइड बाई रजिस्टर का रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, RMS वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 220 डिवाइड बाई 100। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2.2 एम्पियर, दैट इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट। नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल। तो इन केस ऑफ रजिस्टर हमारे पास कितनी होती है, IV EV। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 220 मल्टीप्लाई बाई 2.2 यानी कि 22 डिवाइड बाई 10। तो 22 × 22, 22 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 484 वाट। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है पावर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपको क्या करें, द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वोल्ट। AC सप्लाई की पीक वोल्टेज गिवन है, तो ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, कितनी है, 300 वोल्ट। व्हाट इज द RMS वोल्टेज। तो RMS वोल्टेज बतानी है आपने। तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है RMS वोल्टेज और इसके बीच में, 0.707 टाइम ऑफ V0। तो 0.707 इंटू 300। तो इसे सोल्व कीजिए, ये आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7 3 21। तो ये आपके पास नियरली इक्वल आ जाता है 211 वोल्ट के आसपास, 212 वोल्ट नियरली इक्वल टू। सोल्व करके देख लीजिए। ओके,
नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेक्स्ट पार्ट में वापस से क्या करें, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट गिवन है 10 एम्पियर। व्हाट इज द पीक करंट, आई नोट बताना है। तो क्या रिलेशन होता है हमारे पास, आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 टाइम ऑफ आई नोट। तो आई नोट इज इक्वल टू आई आर एम एस डिवाइडेड बाई 0.707। तो आई आर एम एस कितना है 10 डिवाइडेड बाई 0.707, या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओके इसे सोल्व कीजिए, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हमारे पास आ जाएगी। ये आएगी अप्रोक्सीमेटली 14.1 एम्पियर। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ये 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। इंडक्टर का केस है, इंडक्टर है जिसमें 44 मिली हेनरी, मतलब इंडक्टेंस आपको गिवन है। इंडक्टेंस कितना है 44 मिली हेनरी, मीन्स 44 इंटू 10⁻³ हेनरी। वोल्टेज दैट इज इक्वल टू आरएमएस वोल्टेज 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो कितनी हो जाएगी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, लिख सकता हूँ आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई एक्सएल। एक्सएल मतलब ओमेगा एल, वी आर एम एस बाई ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू नहीं है लेकिन न्यू की वैल्यू है, तो आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन 2 पाई न्यू एल। सारी वैल्यू गिवन है, वी आर एम एस, न्यू एल, पाई की वैल्यू पता है, 2 की वैल्यू पता है। सोल्व कीजिए, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी। ओके नेक्स्ट देखिए, ए 60 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू, अब की बार कैपेसिटर का केस है 60 माइक्रोफेराड, मतलब कैपेसिटेंस गिवन है 60 माइक्रोफेराड। तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 10⁻⁶ फेराड, और कनेक्ट है 110 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज। डिटरमाइन द आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। तो फिर से वही निकाल लिया, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू RMS value of voltage divided by resistance of the capacitor, that is capacitive reactance, that is XC. XC is equal to 1 by omega C। तो 1 by omega C ऊपर जा करके मल्टीप्लाई, तो ओमेगा नहीं है लेकिन न्यू है, न्यू आपके पास क्या होता है 2 पाई, सॉरी ओमेगा आपके पास क्या होता है 2 पाई न्यू। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू 2 पाई न्यू इंटू सी। तो वी आर एम एस है, सी भी है, न्यू भी है, 2 भी है, पाई की वैल्यू आपको पता है। सोल्व कीजिए, जो भी वैल्यू आएगी आपके पास आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इन एक्सरसाइज 3 and 4 व्हाट इज द नेट पावर ऑब्जर्व्ड बाय ईच सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल, एक्सप्लेन योर आंसर। तो इंडक्टर और कैपेसिटर का केस है, ये जो आपने प्रॉब्लम की और ये जो आपने प्रॉब्लम की, इसमें आपने बताना है कंप्लीट साइकिल के लिए जो नेट पावर जो होगी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट वो कितनी होगी। तो इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में नेट पावर कितनी होती है 0 होती है, रेजिस्टर के केस में होती है EV IV। इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर कितना होता है 0। 0 क्यों होती है, ये हम लास्ट की जो वीडियोज हमने की थी थ्योरेटिकल पोर्शन उसमें हम पहले ही बता चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर। एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है ओमेगा, ओके। और फिर सीरीज एलसीआर सर्किट विद, सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए निकालनी है जिसके ऊपर आपको रेजोनेंस फिनोमेना देखने को मिलेगा। इंडक्टर ऑफ द इंडक्टेंस आपको गिवन है 2 हेनरी, कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस आपको गिवन है 32 माइक्रोफेराड, और रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस आपको गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर आपको गिवन है 10 ओम। आल्सो व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ द सर्किट, आपको क्यू वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है सर्किट की। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, 1/√LC। एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का यही होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखते हो नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC। अब उन्होंने एंगुलर ही पूछी है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो 1/√LC। सबसे पहले इन सभी को SI में कन्वर्ट कीजिए, हेनरी ओके, ओम ओके, 32 इंटू 10⁻⁶ फेराड। तो 1/√L 2C 32
इंटू 10⁻⁻6। तो इसे सोल्व करोगे तो दैट इज 64 इंटू 10⁻⁻6, इस सारे का अंडर द रूट। तो इसकी पावर भी 1/2 लिख लूँ, इसकी पावर भी 1/2 लिख लूँ। तो ये कितना हो जाएगा 64 रेज़ टू द पावर 1/2 8, और ये कितना हो जाएगा 6 रेज़ टू द पावर 1/2, तो 3 बच जाएगी ऊपर जा करके 10⁻+3। तो 10⁻+3 डिवाइडेड बाई 8, 1000/8, दैट इज इक्वल टू 125 रेडियन पर सेकेंड। ये आ जाएगी आपके पास इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अगर नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछता तब आप ये फॉर्मूला यूज करते। ओके, अब क्वालिटी फैक्टर भी पूछा है, तो क्वालिटी फैक्टर हमारे पास क्या होता है इन टर्म ऑफ आर एल एंड सी। अगर हमें आर एल और सी की वैल्यू पता है तो उस केस में क्वालिटी फैक्टर हमारे पास क्या होता है Q इज इक्वल टू 1/r अंडर द रूट ऑफ L/C। तो 1/r 10 अंडर द रूट ऑफ L 232 इंटू 10⁻⁻6। सोल्व कीजिए, इसे सोल्व करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू आएगी इसको आप कैसे लिख सकते हैं 1/10 इंटू 10⁻6/16, यानी कि 10⁻3 बाहर आ जाएगा और 4 इंटू 10, यह आपके पास आ जाता है 25। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 25। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहता है वो आपसे, ए चार्ज 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 27 मिली हेनरी इंडक्टर। कोई 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर और चार्ज है पहले ही, तो उसका कैपेसिटेंस कितना है 30 माइक्रोफैराड, उसको कनेक्ट कर दिया है 27 मिली हेनरी से। तो इंडक्टेंस कितना इंडक्टर का 27 मिली हेनरी। तो अगर वो पहले से ही चार्ज है फिर इसको कनेक्ट किया, इट मीन्स वहाँ पर आपको एलसी ऑसिलेशंस देखने को मिलेगा। आगे क्या कहता है, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री ऑसिलेशंस ऑफ द सर्किट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू 1/√of LC। अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछता तो 1/2π√of LC। तो L और C कन्वर्ट कीजिए SI सिस्टम में, 30 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, 27 इंटू 10⁻⁻3 हेनरी। ओके, वैल्यू पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में वो आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा हूँ आपको, ये चार्ज ये तो हो गया था। सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन प्रीवियस एक्सरसाइज दैट इज 7.7 इज 6 मिली कूलम, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इनिशियली। मान लीजिए स्टार्टिंग में इनिशियल जो चार्ज जो था उस कैपेसिटर के ऊपर, अभी हमने जो प्रॉब्लम सोल्व की उसके अंदर तो था आपके पास वो चार्ज 6 मिली कूलम। 6 मिली मतलब 6 इंटू 10⁻³ कूलम। ओके, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट इनिशियली। तो इनिशियली स्टार्टिंग में टोटल एनर्जी उसमें कितनी स्टोर्ड थी आपने बताना है। तो देखिए, जब तक उसके साथ इंडक्टर वहाँ पर कनेक्ट नहीं किया है, या हम ये कहें जब तक इंडक्टर के पास करंट नहीं गया है, तो सारी जो एनर्जी जो स्टोर होगी वो कैपेसिटर के पास स्टोर होगी। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है हमारे पास कितनी एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू ई इज, कैपेसिटर के केस में जो आपको देखने को मिलती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपको देखने को मिलती है UE, वो कितनी होती है हमारे पास 1/2 Q²/C या हाफ CV² या हाफ QE, यही होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, Q गिवन है, और पहले वाला जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है, उसमें C भी गिवन है। C हमारे पास कितना था 30 माइक्रोफैराड। तो 30 माइक्रोफैराड मीन्स 30 इंटू 10⁻⁶ फैराड। तो बता सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, स्टार्टिंग में हाफ Q² 6 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन C 30 इंटू 10⁻⁶। तो इसे आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/5। 3/5 मीन्स 0.6 जूल। तो स्टार्टिंग में इतनी एनर्जी उसके अंदर वहाँ पर स्टोर थी, केवल और केवल कैपेसिटर के पास। आगे भी पूछता, आगे क्या पूछता, व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट लेटर टाइम। बाद में टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी तो इतनी ही रहेगी 0.6 जूल ही रहेगी, लेकिन वो कन्वर्ट होती रहेगी। वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो कभी मैग्नेटिक एनर्जी में, जब वो इंडक्टर के पास होगी तो मैग्नेटिक एनर्जी कभी दोनों में इक्वल होगी, कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, लेकिन ओवरऑल जो एनर्जी टोटल एनर्जी जो रहेगी वो यही रहेगी 0.6 जूल ही रहेगी।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपके पास, ए सीरीज एलसीआर सर्किट विद रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। रजिस्टर का रेजिस्टेंस दे रखा है, इंडक्टर का इंडक्टेंस गिवन है और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस गिवन है। वो कनेक्ट है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मतलब एसी सप्लाई है, और एसी सप्लाई जो 200 वोल्ट की है, दैट इज VRMS आपको गिवन है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इक्वल द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट, जब वो फ्रीक्वेंसी जो है उस सप्लाई की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो गई, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। तो वहाँ पर एवरेज पावर कितनी ट्रांसफ़र होगी वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल के लिए। तो देखिए क्या क्या गिवन आपको, रजिस्टर का रेजिस्टेंस 20 ओम, इंडक्टर का इंडक्टेंस 1.5 हेनरी, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 30 माइक्रोफेराड, मीन्स 30 × 10⁻6 फेराड, और VRMS इज इक्वल टू 200 वोल्ट। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है सीधा सीधा आप लिख लीजिए फॉर्मूला, P इज इक्वल टू EV/IV या VRMS IRMS cos ऑफ फाई। तो VRMS हमारे पास है, IRMS नहीं है, cos फाई नहीं है, तो निकाल सकते हैं। IRMS हम फाइंड आउट कर सकते हैं। IRMS क्या होगा हमारे पास, VRMS अपॉन Z, LCR सर्किट है। बट इन ये क्या कह रहा है, उसमें हो क्या रहा है कि वहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है। तो उस केस में Z किसके इक्वल होगा, Z हमारे पास क्या होता है, R² + XL - XC द होल स्क्वायर, और इस सारे का अंडर द रूट। रेजोनेट फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब उन दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी, तो XL जो है उस केस में XC के इक्वल हो जाएगा। तो Z हमारे पास कितना बच जाएगा, सीधा सीधा R² और इसकी पावर 1/2, दैट इज इक्वल टू R। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, VRMS/R। तो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमारे पास यहाँ से। IRMS इज इक्वल टू VRMS 200 डिवाइड बाई R कितना है 20, तो IRMS आ गया 10 एम्पियर। अब बच गया cos फाई। तो cos फाई कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारे पास फाई जो होता है वो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स XC - XL/R। तो अब XC जो XL के इक्वल है, रेजोनेंस फिनोमेना हो रहा है, तो ये क्या हो गया 0, तो टेंजेंट इनवर्स 0 आपके पास क्या होता है, 0 ही होता है। तो cos 0 कितना हो जाएगा 1। तो सारी वैल्यू है, पुट करके सोल्व कर लीजिए। VRMS 200, IRMS 10, cos फाई, cos 0 कितना 1, तो ये आपके पास आ गया 2000 वाट या 2 किलो वाट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो आपको, ए रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ पोर्शन ऑफ मेगावाट ब्रॉडकास्ट बैंड। आपको फ्रीक्वेंसी की रेंज गिवन है, कोई रेडियो इस फ्रीक्वेंसी के बीच में ट्यून कर सकता है, मतलब इन फ्रीक्वेंसी के बीच में 800 किलो हार्ट्स और 1200 किलो हार्ट्स के बीच में आपको जो चैनल्स जो हैं वो सुनने को मिल सकते हैं। रेडियो मिर्ची है, बिग FM है, रेड FM है, जो भी चैनल्स इनके बीच में आएंगे वो आपको सुनने को मिल सकते हैं इन फ्रीक्वेंसीज के बीच में, मतलब वो सर्किट जो है वहाँ पर इन फ्रीक्वेंसी के बीच में ट्यून कर सकता है। तो फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है, 800 किलो हार्ट्स टू 1200 किलो हार्ट्स। तो ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है, ओमेगा नहीं है यहाँ पर। तो रेंज कितनी है, 800 किलो हार्ट्स से लेकर के और 1200 किलो हार्ट्स। इफ इट्स LC सर्किट हैज़ एन इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ 200 माइक्रो हेनरी, वो जो LC सर्किट जो हम यूज़ करते हैं उसको ट्यून करने के लिए, उसका इफेक्टिव इंडक्टेंस जो है वो इफेक्टिव मतलब फिक्स है 200 माइक्रो हेनरी। व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर। इंडक्टर का इंडक्टेंस फिक्स कर दिया, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वहाँ पर वेरी कर सकता है, जो हमने फिनोमेना स्टडी किया था, शार्पनेस जो है कैसे वो वहाँ पर कम ज़्यादा होती है विद द हेल्प ऑफ L एंड C। तो आपने बताना है कि वहाँ पर कैपेसिटर की क्या रेंज होगी, वो कैपेसिटर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, ये आपने बताना है। साथ में ये भी कह रहा है, हिंट भी आपको गिवन है, फॉर ट्यूनिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ LC सर्किट शुड बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव। ट्यूनिंग के लिए हमें पता है LC सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव जो आपको गिवन है उसके इक्वल होगी, मतलब वही फिनोमेना है सीधा सीधा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास होती है, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको रेजोनेंस फिनोमेना देखने को मिलता है, वो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी होती है, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√of LC। लेकिन ये हमारे पास होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इन टर्म ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी न्यू R इज इक्वल टू 1/2π√of LC। तो
तो ये आपको ये वैल्यू गिवन है, न्यू वन की वैल्यू गिवन है 800 किलो हार्ट्ज, न्यू टू की वैल्यू गिवन है 1200 किलो हार्ट्ज, इसके बीच में वेरी कर सकता है। तो इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूँ न्यू वन कितना होगा 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ L1C1। अब L जो है वो इफेक्टिव है, L को तो फिक्स कर रखा है तो L तो L ही रहेगा, L1 और L2 दोनों केस में L ही रहेगा। न्यू टू लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ LC2 लिख सकता हूँ। न्यू वन गिवन है, न्यू टू गिवन है, 2 पाई गिवन है, L गिवन है, C1 और C2 निकालना है। C1 और C2 निकाल सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई करोगे तो न्यू वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर L C1, इसको करोगे न्यू टू स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर L C2। तो यहाँ से हमारे पास जो C1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, C1 इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर L न्यू वन स्क्वायर, और C2 की जो वैल्यू आएगी 1/4 पाई स्क्वायर L न्यू टू स्क्वायर। सोल्व कीजिए, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी इनको सोल्व करने के बाद वो हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू आ जाएगी। ये आएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 800 इंटू 10⁻⁻12 फेराड, दैट इज 88 पिको फेराड, और ये आएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 198 पिको फेराड। तो कहाँ से कहाँ तक आप उसको वेरी कर सकते हो, 800 पिको फेराड से लेकर के और 198 पिको फेराड तक जब आप उस कैपेसिटर को वेरी कर सकते हो, उसकी ये रेंज आप रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में वो आपको क्या कह रहा है। आपके पास कोई सीरीज LCR सर्किट है, वो दिखाया भी हुआ है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है, वोल्टेज भी गिवन है, RMS वैल्यू मतलब इंडक्टर का इंडक्टेंस भी गिवन है, C भी गिवन है, R भी गिवन है। आपने फाइंड आउट करना है डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन द एट रेजोनेंस। सोर्स की फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपने, और आपने बताना है ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर वहाँ पर उस सर्किट का इम्पीडेंस कितना है और उसकी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये आपने बताना है। डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल डिफरेंस, ये बाद में कर लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो ये आपके पास सीरीज LCR सर्किट है, LCR जो है वो सीरीज में लगा रखे हैं विद सम AC सोर्स LCR, और यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है VRMS 230 वोल्ट, LCR L is 5 Henry, C is 80 microfarad, that is 80 into 10⁻⁶ farad, and R is 40 ohm। ओके, तो सबसे पहले आपने फाइंड आउट करनी है सोर्स फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यू आपने निकालनी है जो ड्राइव हो रहा है। तो कैसे निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल लो, या तो यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो। XL इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है ओमेगा L, दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू L। XC क्या होता है, ये तो है नहीं हमारे पास, तो कैसे निकालें इसको हम। इसको निकालने के लिए क्या करें, वो फॉर्मूला लगा लेते हैं। इस ऐसे तो नहीं हो पाएगा, XL और XC नहीं है, ये लगा लेते हैं। न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट ऑफ LC। ओके, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला, सिंपल। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आएगी, ये हमारे पास वैल्यू आएगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की। अगर आप निकालना चाहते हो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप इससे निकाल लीजिए, दोनों वैल्यू बता दीजिए। अब उसने ना ही तो ये कहा नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, ना ही उसने एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, उसने कर दिया कंफ्यूज, उसने पूछ लिया सोर्स फ्रीक्वेंसी। तो दोनों ही निकाल करके बता दीजिए आप। इससे आप फाइंड आउट करोगे तो 1/√L 5 हेनरी C, सारे SI सिस्टम में कन्वर्ट कर रखे हैं, 5 × 80 × 10⁻⁶। तो इसे आप सोल्व करोगे तो 400 × 10⁻⁶, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1/√4 × 10⁻⁴। ये आपके पास क्या हो जाएगा 10⁻² ऊपर अपॉन 2, 50 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारे पास आ जाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसे ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो इसको सोल्व कर लीजिए, जो भी आया है 50 रेडियन पर सेकेंड उसको 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, ये हमारे पास आ जाएगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, बी बार ने पूछता है ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब एट रेजोनेंस, रेजोनेंस फिनोमेना उसके अंदर हो गया तो वहाँ पर इम्पीडेंस बताइए। तो इम्पीडेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है R² + XL - XC द होल स्क्वायर, और इस सारे का अंडर द रूट। बट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस के ऊपर XL = XC, तो ये फैक्टर 0, Z = सिंपल R। तो इम्पीडेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 40 ओम।
एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। करंट पूछता है तो करंट कितना हो जाएगा उस टाइम पे, करंट आपके पास कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू IRMS अगर हम निकालते हैं तो VRMS बाई Z मतलब R, तो VRMS आपके पास कितना है 230 वोल्ट और Z हमारे पास कितना आया है 400 ओम। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, इसे आप सोल्व करोगे तो 40 ओम, सॉरी 400 नहीं 40, तो इसे आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 5 इन टर्म ऑफ VRMS। अगर IRMS हम निकालते हैं तो ये जितना भी आएगा इसको सोल्व कर लीजिए आप, अप्रोक्सीमेटली 6 एम्पियर 5 पॉइंट समथिंग। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी, RMS करंट की। और अगर हमें बतानी है वैल्यू मैक्सिमम करंट की, तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा हमारे पास I नोट इज इक्वल टू V नोट बाई, तो I नोट हमारे पास कितना हो जाएगा V नोट बाई Z या V नोट बाई R। तो V नोट कितना होगा हमारे पास, यहाँ से V नोट फाइंड आउट कीजिए, तो हमारे पास V नोट क्या होगा, VRMS इज इक्वल टू 0.707 टाइम ऑफ V नोट। तो V नोट इज इक्वल टू VRMS अपॉन 0.707। तो इसको सोल्व कर लीजिए, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट इज I नोट आ जाएगा, या यहीं से निकाल लीजिए डायरेक्ट, IRMS से ही निकाल लीजिए। यहाँ से आपके पास I नोट, आपके IRMS कितना होता है 0.707 टाइम ऑफ I नोट, तो I नोट कितना हो जाएगा IRMS डिवाइडेड बाई 0.707। तो इसको सोल्व कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये RMS वैल्यू। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछता है, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट ऑफ द सर्किट। 3 एलिमेंट जो है सर्किट के, 3 एलिमेंट कौन कौन से, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, इनके अक्रॉस आपने पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। और साथ में आपने ये भी शो करना है, शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज 0 एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा LC कॉम्बिनेशन के लिए वो 0 होगा, ये भी आपने दिखाना है। तो देखिए फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल, इसके अक्रॉस फाइंड आउट करोगे तो VR इज इक्वल टू IR, I की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है, ये वैल्यू आप यूज़ करोगे IRMS दैट इज इक्वल टू जो भी आया था 5 पॉइंट समथिंग, ये इसके लिए आ जाएगी। इसके लिए निकालोगे XC इज इक्वल टू, सॉरी VC इज इक्वल टू I बाई XC या I बाई 1 बाई ओमेगा C या 2 पाई न्यू C। तो I आपने फाइंड आउट कर लिया, ओमेगा आप फाइंड आउट कर चुके हो, C भी आपके पास गिवन है। सेम ऐसे इसके अक्रॉस निकालोगे VL इज इक्वल टू I बाई XL या I बाई 2 पाई न्यू L। तो इन सभी के अक्रॉस आपके पास वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे क्या कह रहा है कि शो कीजिए कि जो आपके पास जो वैल्यू जो है पोटेंशियल ड्रॉप जो है अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन वो आपके पास कितना है, इसके अक्रॉस एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो 0 है। तो शो कर दीजिए, शो कैसे करेंगे, अगर हम L और C के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हैं एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास होगा कितना होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, VL माइनस VC, और VL माइनस VC क्या होगा I इंटू XL माइनस VC क्या होगा I इंटू XC। सीरीज में करंट तो सेम ही जाएगा, I इंटू XL माइनस XC। अब XL माइनस XC, ओमेगा L फाइंड आउट कीजिए, XL मतलब ओमेगा L, XC मतलब ओमेगा C। ये वैल्यू अब जब आप फाइंड आउट करोगे XL और XC वो दोनों इक्वल ही मिलेगी, फाइंड आउट करके देख लीजिए। तो ये आपके पास सोल्व करोगे तो 0 ही आएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन इज 0, ऐसे आप इसको शो कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास NCERT प्रॉब्लम्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।